कहानी का नाम साध की होली। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। भाग 1। शाम के 6 बज चुके हैं। शेखपुर के जमींदार सज्जाद हुसैन जंगल की हवा खाने निकले हैं। जमींदार साहब की वयस 25 वर्ष के लगभग है। देखने में सुंदर हैं। अपने सौंदर्य पर उनको बड़ा गर्व है, अभिमान है। उनका यह नित्य कर्म सा था कि शाम को अकेले निकलते और गांव की स्त्रियों को, जो शौच इत्यादि से निवृत्त होने के लिए जंगल अथवा खेतों में आया करती थीं, छिप कर घूरा करते। जो स्त्री इन्हें पसंद आ जाती थी, उसे छेड़ने और फुसलाने की चेष्टा करते थे। जो सीधी तरह उनकी ओर आकर्षित न होती थी, उसे साम दाम दंड भेद से वश में लाने की चेष्टा करते थे। उनके इस घृणित कार्य से गांव के निवासी अत्यंत दुखी थे, पर किसी का इतना साहस न होता था कि उनके इस कार्य का विरोध खुले तौर पर करें। गांव के 2-4 आदमी, जिन्हें यह बात किसी प्रकार सहन न हो सकी, गांव छोड़कर चले गए थे। आज भी नियम अनुसार शेख साहब अपने दैनिक दौरे के लिए निकले थे। उनके भय से बहुत सी स्त्रियां झुंड बांधकर निकलती और सब एक साथ ही गांव की ओर लौट जाती थीं। शेख साहब इधर उधर घूमते घामते गांव के बाहर एक पोखर पर पहुंचे। थोड़ी दूर पर 10-12 स्त्रियों को गांव की ओर जाते देखकर वह कुछ क्षणों के लिए ठिठुक गए और स्त्रियों की ओर स्थिर दृष्टि से देखते रहे। तत्पश्चात अपने ही आप मुस्कुराकर धीरे धीरे आगे बढ़े। हठात उन्होंने देखा कि एक स्त्री उन स्त्रियों से बहुत पीछे छूट गई है। उन्होंने अपनी चाल तेज की और कुछ क्षण में उस स्त्री के निकट पहुंच गए। कुछ अंधेरा हो गया था। वह स्त्री निश्चिंत भाव से बेधड़क धीरे धीरे चली जा रही थी। उसका मुख खुला हुआ था। शेख साहब ने देखा, स्त्री षोडशी है। अधिक से अधिक 17-18 वर्ष की वयस होगी। रंग गोरा, आंखें बड़ी बड़ी और मुखमंडल मुग्धकर है। देखते ही लोटपोट हो गए, हृदय में गुदगुदी उत्पन्न हो गई। पास पहुंचकर खखारा। षोडशी ने चौंक कर उनकी ओर देखा और एक पुरुष को अपने अत्यंत निकट आता हुआ देखकर घूंघट काढ़ तेजी के साथ गांव की ओर बढ़ी। यह देखकर शेख साहब उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए और बड़ी रसिकता के साथ बोले, क्यों भागी क्यों जा रही हो? कुछ कुत्ता हूं जो तुम्हें काट खाऊंगा? षोडशी उन्हें राह में खड़े देखकर सिट पिटाकर खड़ी हो गई। उसका शरीर कांपने लगा। शेख साहब पुनः बोले, हमसे क्या पर्दा करती हो? तुम्हें शायद यह नहीं मालूम कि हम कौन हैं। स्त्री ने इसका कुछ भी उत्तर न दिया। शेख साहब पुनः बोले, हम तुम्हारे इस गांव के जमींदार हैं। षोडशी पुनः मौन रही। शेख साहब उत्तर की प्रतीक्षा करने के पश्चात बोले, हमारी बात मानोगी तो चैन करोगी। हम भी तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। जो कहोगी सो करेंगे। इस बार षोडशी ने कंपित स्वर में केवल इतना कहा, राह छोड़ दो, मुझे जाने दो, देर होती है। शेख साहब बोले, अच्छा जाओ। हमारी बात मानोगी तो मजे करोगी, नहीं तो पछताओगी। कल यहीं फिर मिलना। यह कहकर शेख साहब ने रास्ता छोड़ दिया।
षोडशी तेजी के साथ गांव की ओर चली। शेख साहब आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर एक वृद्धा अहीरिन कुछ बकरियां लिए हुए जा रही थी। उसके पास पहुंचकर शेख साहब ने कहा, कहो चौधराइन, अब लौटी? चौधराइन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मालिक, आज तनिक देर हो गई। शेख साहब ने कहा, चौधराइन, आज हमने एक नई औरत देखी, अभी बिल्कुल नौजवान है। तुम्हें मालूम है वह कौन है? चौधराइन कुछ क्षण तक सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, चंदन सिंह के लड़के का गौना परसों हुआ है, वही होगी। गोरी गोरी है? शेख साहब ने कहा, हाँ, आंखें बड़ी बड़ी हैं। चौधराइन बोली, तो बस वही होगी, मालिक को सब खबर रहती है। शेख साहब बोले, गांव के जमींदार हैं कि दिल लगी, सब खबरें रखनी पड़ती हैं। सुनो चौधराइन, उस ठकुराइन को हमारे लिए ठीक कर दो तो बड़ा काम करो। चौधराइन मुस्कुराकर बोली, मालिक के पसंद आई क्या? शेख साहब बोले, वह चीज ही ऐसी है। हाँ, तो बोलो, ठीक कर दोगी? चौधराइन कुछ क्षण तक सोचकर बोली, काम बड़ा कठिन है, पर कुछ जतन करूंगी। शेख साहब बोले, जो तुमने जतन कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा। यह कहकर शेख साहब एक ओर चल दिए। भाग 2। ठाकुर चंदन सिंह एक साधारण किसान हैं। इनकी वयस 60 वर्ष के लगभग है, अतएव घर में ही पड़े रहते हैं, बाहर कम निकलते हैं। इनके 2 पुत्र हैं। एक की वयस 25 वर्ष के लगभग है और दूसरे की 23 वर्ष के लगभग। बड़े का नाम है शंकर बख्श सिंह और छोटे का राम सिंह। शंकर बख्श सिंह का विवाह हो चुका है, गौना अभी 3 ही 4 रोज हुए आया है। छोटा भाई राम सिंह अभी अविवाहित है। घर की एक कोठरी में अंडी के तेल का दीपक टिमटिमा रहा है। शंकर बख्श की पत्नी चुपचाप उदास भाव से बैठी है। हठात किसी के आने की आहट पाकर उसने घूंघट खींच लिया और कुछ सिमट कर बैठ गई। उसी समय शंकर बख्श सिंह कोठरी के भीतर पहुंचा। कोठरी का एक किवाड़ बंद करके वह पत्नी के सामने बैठ गया। उसने बड़े प्यार से उसका घूंघट उलट दिया। उसकी ठोड़ी में हाथ लगाकर उसका नत मस्तक कुछ ऊपर को उठाया और हठात कुछ देखकर वह चौंक पड़ा। उसके होठों पर नृत्य करता हुआ मृदु हास्य एक क्षण में विलीन हो गया। मुखमंडल पर विराजमान प्रसन्नता की लालिमा लुप्त हो गई। उसने पूछा, हैं, तुम रो क्यों रही हो? पत्नी ने कुछ उत्तर न दिया, मौन बैठी रही। शंकर बख्श ने पुनः प्रश्न किया, बोलो, रोती क्यों हो? क्या बात है? अम्मा ने कुछ कहा है क्या? पत्नी ने केवल सिर हिलाकर बताया कि अम्मा ने कुछ नहीं कहा। शंकर बख्श बोला, तो फिर रोने का कारण? पत्नी मौन धारण किए बैठी रही। शंकर बोला, बताओ, नहीं तो मैं उठकर चला जाऊंगा। पत्नी ने इस बार मौन व्रत भंग किया। वह बोली, तुम्हारे जमींदार राह में मिले थे। शंकर बख्श का मुंह पीला हो गया। घबराकर बोल उठा, हाँ, हाँ, तो फिर? पत्नी बोली,
उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही कि क्या कहूं। यही मनाती थी कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं। शंकर चुपचाप होंठ चबाने लगा। कुछ देर मौन रहने के पश्चात बोला, वह बड़ा बदमाश आदमी है, गांव भर उससे डरता है। उसके डर के मारे कोई स्त्री अकेली बाहर नहीं जाती। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब अकेली मत जाना। पत्नी ने कहा, जब वह ऐसा है तो यहां रहते क्यों हो? शंकर बख्श ने उत्तर दिया, रहें न तो जाएं कहां, पुराने पुरखों का घर द्वार छोड़ दें। पत्नी बोली, ऐसा घर द्वार किस काम का जहां इज्जत आबरू में बट्टा लगे, उसे कोई ठीक भी नहीं कर देता। शंकर बख्श ने कहा, उसे भगवान ही ठीक करेंगे, और कौन कर सकता है? जमींदार है, उसके सामने बात कौन कर सकता है? जरा कोई बोले जूते लगवा दे, घर फुकवा दे, वह सब कुछ करा सकता है। पत्नी ने कहा, जब लोग इतना डरते हैं तो अपनी बहू बेटियां भी उसे सौंप देते होंगे। शंकर बख्श ने कहा, सो तो कोई भला आदमी नहीं करता, सब अपनी अपनी खबरदारी रखते हैं। पत्नी ने कहा, पत्थर खबरदारी रखते हैं। आज ही जो वह मेरे हाथ लगा देता तो तुम क्या करते? वहां मुझे कौन बचाने वाला था? शंकर बख्श ने कहा, अरे हाथ लगाना दिल लगी नहीं है। पत्नी ने कहा, मेरे मायके में ऐसा जमींदार होता तो बोटी बोटी उड़ा दी जाती। शंकर बख्श ने कहा, अंग्रेजी अमलदारी है, बोटी बोटी उड़ाना सहज नहीं है। पत्नी बोली, अपनी जान का इतना डर है तभी तो राह चलते वह दाढ़ीजार बहू बेटियों को छेड़ता है और किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती, सब चूड़ियां पहने बैठे हैं। क्या कहूं, जो मैं मर्द होती तो नास गरे की छाती पर चढ़कर खून पी लेती। मैं उस बाप की बेटी हूं कि अभी जो यह वह सुन पावें तो यहीं आकर और उसके घर में घुसकर हड्डी पसली तोड़ दें। शंकर बख्श ने कहा, यह सब कहने की बातें हैं। पराए पूत से काम पड़ता है तो सब सिट्टी बिट्टी भूल जाती हैं, फिर वह तो जमींदार है। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ कल से मोहल्ले की स्त्रियां जाया करेंगी। षोडशी चुप हो गई। उसके ओठों पर घृणा युक्त मुस्कुराहट एक क्षण के लिए आकर पुनः विलीन हो गई। भाग 3। उस दिन से शंकर बख्श की पत्नी कई स्त्रियों के साथ जाने लगी। इस कारण फिर शेख साहब को कुछ कहने का साहस न हुआ। होली निकट आ गई थी, केवल 3 दिन रह गए थे। एक दिन चौधराइन शंकर बख्श के घर आईं। एकांत पाकर उसने शंकर बख्श की पत्नी से कहा, मालिक ने पूछा है कि क्या ठकुराइन हमसे नाराज हो गई हैं? षोडशी ने भ्रिकुटी चढ़ाकर पूछा, कौन मालिक? चौधराइन बोली, वही हमारे गांव के जमींदार शेख जी, बड़े भले आदमी हैं, जिस पर खुश हो जाते हैं निहाल कर देते हैं। तुम बड़ी भागवान हो जो तुम पर उनकी नजर पड़ी है। षोडशी ने कहा, तू क्या बक रही है? चौधराइन युवती की वक्र दृष्टि से कुछ भयभीत होकर बोली, उन्होंने जो कहा है सो हम तुमसे कहती हैं, हमारा इसमें क्या कसूर है? युवती ने पूछा, उन्होंने क्या कहा है? चौधराइन ने कहा है कि सीधी तरह मान जाएंगी तो निहाल कर देंगे,
नहीं तो बड़ी दुर्दशा कराएंगे, रात में जबरदस्ती उठवा मंगाएंगे। सो ठकुराइन वह सब करा सकते हैं, गांव के जमींदार हैं। क्रोध से युवती के ओंठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गईं। बोली, उस तुरक से कह देना कि जो उसके जी में आवे करे, मैं उस पर थूकूंगी भी नहीं। क्या कहूं, मेरी ससुराल वाले सब जनखे हैं, नहीं तो मजा चखा देती। खैर, अब भी मेरे बाप भाई जीते हैं, बहुत अति करेंगे तो पछताएंगे, यह कह देना। और तू हरामजादी, जो अब कभी मेरे घर आई तो चेले से टांगे तोड़ दूंगी, इतना याद रखना। चौधराइन ठकुराइन का चंडी रूप देखकर डर गई, चुपचाप कान दबाए उठकर चली गई। भाग 4। युवती का शरीर इस अपमान से रात दिन जला करता था। उसके शरीर में उस पिता का रक्त था जो बात, मान, प्रतिष्ठा और आबरू के सम्मुख अपने प्राणों का, अपने प्रिय से प्रिय आत्मीय के प्राणों का भी कोई मूल्य न समझता था। वह जब सोचती थी कि वह मेरा इतना अपमान करने के पश्चात भी बैठा चैन की बंशी बजा रहा है, मेरे पास संदेशे भेजता है, मुझे धमकाता है, तब उसका खून खौलने लगता था। कभी कभी वह सोचती थी मैं स्वयं उससे मिलने के बहाने जाऊं और उसकी हत्या कर डालूं, परंतु वह सोचती थी कि वह इतनी पराधीन है कि उसके लिए ऐसा करना संभव नहीं। साथ ही यह भी सोचती थी कि यदि ऐसे मौके पर उसको सफलता न मिली और उसकी आबरू चली गई तो फिर क्या रह जाएगा। इन्हीं सब बातों को सोचकर वह खून के से घूंट पीकर रह जाती थी। होलिका दाह की संध्या थी। शंकर बख्श का छोटा भाई राम सिंह बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आकर युवती से बोला, भौजी, कल हमारी तुम्हारी होली होगी, तैयार रहना। भौजी मौन रही। राम सिंह पुनः बोला, भौजी, कल मैं तुमसे पहली बार होली खेलूंगा, देखो तो तुम्हारी कल क्या गति बनती है। ऐसी होली कभी न खेली होगी। हाँ, जरा होशियार रहना। इस बार युवती ने बड़ी गंभीरता पूर्वक सिर उठाकर कहा, मुझसे होली खेलोगे देवर? राम सिंह मुस्कुराकर बोला, हाँ, तुमसे। भौजी ने कहा, मुझसे होली खेलने लायक तुम्हारे घर में है कौन? राम सिंह उसी प्रकार सरल स्वभाव से बोला, मैं हूं। भौजी ने कहा, तुम हो? राम सिंह छाती ठोक कर बोला, हाँ, मैं हूं। भौजी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। राम सिंह ने कहा, कल हो जाएगा। भौजी ने कहा, मेरे साथ होली खेलने को रंग कहां पाओगे? राम सिंह बोला, रंग तो मैंने शहर से बहुत सा मंगाया है। उस रंग से मैं होली नहीं खेलूंगी। तो और जैसा रंग कहो वैसा लाऊं? लाओगे? हाँ, लाऊंगा। नहीं ला सकोगे। लाऊंगा भौजी, जरूर लाऊंगा, कहकर देख लो, रुपए तोले मिलेगा तब भी लाऊंगा। वह रंग रुपए से नहीं मिलेगा। राम सिंह विस्मित होकर बोला, तब काहे से मिलेगा भौजी? भौजी ने उत्तर दिया, अपने प्राणों से हाथ धोने से। राम सिंह इतना सुनते ही सन्नाटे में आ गया। भौजी देवर को मौन देखकर बोली, बस चुप हो गए? इसी बिरते पर बड़बड़ बातें मारते थे। राम सिंह का मुखमंडल लज्जा से लाल हो गया। वह तुरंत छाती ऊंची करके बोला,
चाहे जो हो लाऊंगा, भौजी जरूर लाऊंगा। बताओ, तुमसे होली खेलने की साध है, उसे पूरी करके छोड़ूंगा, चाहे जो हो, चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं। भौजी ने कहा, लाओगे? राम सिंह ने उत्तर दिया, हाँ लाऊंगा लाऊंगा, बताओ। भौजी ने कहा, अपने जमींदार का रक्त लाओ, उसी से मैं तुम्हारे साथ होली खेलूंगी। सुनते ही राम सिंह 2 पग पीछे हट गया। उसका मुंह पीला पड़ गया। भौजी ठहाका मारकर बोली, घबरा गए? मैं जानती थी तुम नहीं ला सकोगे। राम सिंह बोला, यह तुम क्या कहती हो भौजी? जमींदार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भौजी ने उत्तर दिया, क्या बिगाड़ा है, यह सुनना चाहते हो? सुनो। यह कहकर भौजी ने सब वृत्तांत राम सिंह को सुना दिया। राम सिंह सुनते ही सिंह की तरह गरज उठा। बोला, तुमने यह सब भैया से नहीं कहा? भौजी ने कहा, कहा था। फिर? उन्हें आबरू से अधिक अपने प्राणों का भय है। यह बात है? हाँ, यही बात है, नहीं तो मैं तुमसे क्यों कहती। आज मेरा बाप भाई यहां होता तो भी क्या मैं इतना अपमान सहती? इतना कहकर भौजी ने मुंह पर आंचल रखकर रोना आरंभ किया। राम सिंह कुछ क्षण तक खड़ा सोचता रहा। तत्पश्चात बोला, बाप भाई नहीं है तो न सही, भौजी तुम्हारा देवर तो है। भौजी निश्चिंत होकर बैठो, कल सवेरे रंग लाकर तुम्हारे साथ होली खेलूंगा। यह कहकर राम सिंह शीघ्रता पूर्वक वहां से चला गया। प्रातः काल होते ही युवती ने नित्य कर्म से निवृत्त होकर एक सफेद धोती पहन ली और देवर के आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसका हृदय आशा तथा निराशा में झूल रहा था। उसको पूर्ण रूप से यह विश्वास नहीं हुआ कि उसका देवर अपना वचन पूरा करेगा। गांव में चारों ओर होली है का चीत्कार मचा हुआ था। शंकर बख्श रंग में तरबतर हंसता हुआ पत्नी के पास आया और बोला, क्यों, कैसे बैठी हो, होली नहीं खेलोगी? आओ खेलो। पत्नी ने एक तीव्र दृष्टि डालकर कहा, मैं पहले अपने देवर के साथ होली खेलूंगी, तब दूसरे के साथ खेलूंगी। शंकर बख्श ने कहा, अच्छा यह बात है, पर राम सिंह तो आज मुंह अंधेरे से ही गायब है, न जाने कहां चला गया। युवती का हृदय धड़कने लगा। उसने पति की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। हठात दहलीज से राम सिंह का कंठ स्वर सुनाई पड़ा, भौजी तैयार हो जाओ, रंग ले आया। इतना कहता हुआ राम सिंह लोटा हाथ में लिए आकर भौजी के सामने खड़ा हो गया। उसके कपड़ों पर रक्त वर्ण की छींटें पड़ी हुई थीं। भौजी का मुख खिल उठा। वह खड़ी हो गई। राम सिंह ने लोटे से एक चुल्लू लेकर भौजी के कपड़े पर छींटा मारा। उस छींटे के पड़ते ही शतराणी के शरीर में विद्युत धारा सी दौड़ गई। वह बोली, देवर, सचमुच तुम मेरी इच्छा का रंग लाए, मैं यही रंग चाहती थी। राम सिंह हंसता हुआ बोला, मैंने कहा था ना भौजी, मैं तुम्हारे साथ होली जरूर खेलूंगा। इतना कहकर उसने लोटे से दूसरा चुल्लू लेकर भौजी के गालों पर मल दिया। शंकर बख्श खड़ा यह लीला देख रहा था। वह कह उठा, अरे यह तो रक्त मालूम होता है।
भौजी ने देवर के हाथ से लोटा छीनकर उसको उस रक्त से नहला दिया और विकट हास्य करके बोली, देवर, आज होली है। राम सिंह भी बोल उठा, होली है। शंकर बख्श आगे बढ़ा। युवती ने कहा, खबरदार, तुम आगे मत बढ़ो, यह रंग तुम्हारे लिए नहीं है, इसका एक बूंद भी तुम्हें नहीं मिलेगा। शंकर बख्श पत्नी का रूप देखकर डर गया। वह 4 पग पीछे हटकर बोला, पर यह क्या है, रंग तो नहीं मालूम होता। युवती ने कहा, यह उस जमींदार का रक्त है जिसके भय के मारे तुम अपनी बहू बेटी तक उसको अर्पण करने को तैयार रहते थे। इतना सुनते ही शंकर बख्श चिल्लाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भौजी ने फिर कहा, देवर, होली है। राम सिंह ने कहा, भौजी, होली है। इतने ही में द्वार पर बड़ा कोलाहल सुनाई पड़ा। राम सिंह ने कहा, भौजी, तुमसे होली खेल ली, साध पूरी हो गई, अब जाता हूं। कहां? फांसी लटकने। अरे, तो क्या जान से मार डाला? प्राण रहते इतना रक्त कौन देता भौजी। हाय, यह मैंने क्या किया। इतना कहकर भौजी मूर्छित होकर गिरने लगी। राम सिंह ने उसे दौड़कर संभाला और धीरे से भूमि पर लिटा दिया। फिर बोला, भौजी, जाता हूं। भौजी ने एक बार आंखें खोलकर कहा, देवर, जाओ, यह मेरी इस जन्म की अंतिम होली है। राम सिंह ने कहा, तो क्या अब होली नहीं खेलोगी भौजी? खेलूंगी। किससे? तुमसे। मुझसे? हां, तुमसे। कहां? स्वर्ग में। तब तो मैं वहां शीघ्र पहुंचता हूं भौजी। जाओ देवर, तुमसे पहले मैं पहुंचूंगी। कहानी का नाम साध की होली। कहानीकार विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।